Hello everyone, welcome to NTA JEE Main Test 88 Chemistry Discussion. I'm Shashi. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेड ऑफ एक्स वाई एंड जेड. एटम्स ऑफ एक्स आर प्रेजेंट इन CCP लैटिस. तो एक्स CCP लैटिस में है, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो कॉर्नर के पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहा है और साथ ही फेस के सेंटर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है. तो एक्स को अगर हम देखें तो एक्स में कितने एटम्स हैं टोटल? 1/8 इंटू 8 प्लस 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है कॉर्नर का और 8 कॉर्नर से टोटल प्लस हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन है फेस का और टोटल 6 फेसेस हैं. तो यहाँ से 4 एटम्स आ रहे हैं एक्स के. वाई अगर हम देखें, वाई ऑक्यूपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेंटर में रहता है और बाकी एज के सेंटर्स पे. तो एज के सेंटर पे 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन है, टोटल 12 हैं. तो यहाँ से भी 4 आ रहा है. जेड अगर हम देखें, जेड ऑक्यूपाइज ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड. तो टोटल जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहते हैं. तो ये जेड की वैल्यू 12 आ रही है. जेड की टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो जेड की वैल्यू यहाँ से 8 आ रही है. तो अब हम देखते हैं आगे. इफ़ ऑल एटम्स अलॉन्ग ए बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड. तो बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग अगर एटम देखें तो एक्स आ रहा है यहाँ पर. बॉडी डायगोनल बीचों बीच जो सेंटर पे एटम है वो है वाई और 2 एटम जेड के वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे हैं. तो यहाँ पे एक्स है, देन यहाँ पे जेड है और बीच में वाई है. तो अगर हम एलिमिनेशन कर रहे हैं, देखो एक्स जो है वो इनिशियली 4 था, लेकिन अब 1/8 इंटू, अगर एक्स अब कितना बचा ये देखते हैं. तो 4 माइनस 1/8 इंटू 2. 2 कॉर्नर पे 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन थी, तो ये 1/4 हो गया और ये 16 माइनस 1 मतलब 15/4 आ रहा है. वाई अगर हम देखें, वाई सेंटर से केवल रिमूव हुआ है, 4 माइनस 1 मतलब 3 बचा है अब. और जेड अगर हम देखें तो इनिशियली 8 था और 2 टोटल कॉर्नर के पास, तो 6 बचा है. तो एक्स वाई जेड अगर हम देखते हैं तो एक्स 15/4 है, वाई 3 है और जेड 6 है. तो यहाँ से ये 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 कैंसिल हो गया और ये बन रहा है एक्स 5 है, वाई 4 है और जेड 2 8 हो जाएगा. x5 y4 z8, ये करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. WYZ ये सब ठीक है, गिवन है हमें. एक्स के बारे में दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू 16th ग्रुप एंड 3rd पीरियड. 16th ग्रुप का मतलब है ऑक्सीजन, सल्फर, है ना. तो ये जो एलिमेंट है 3rd पीरियड, तो एक्स क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है सल्फर. इसके पहले फॉस्फोरस और इसके बाद क्लोरीन और इसके पहले क्या है? उसके ऊपर है ऑक्सीजन. अब देखें तो हमें क्या पूछ रहा है? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई. तो वाई की मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही बात है, नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी एक्स. सल्फ़र की यहाँ पे कैटेनेशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम है, सल्फ़र S8 बना सकता है, बाकी S8 तो इसमें कोई नहीं बनाता है और कैटेनेशन कोई शो नहीं करता है. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड. क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है. इनफैक्ट सारे के सारे मेटल्स में ही, सारे एलिमेंट्स में ही हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की. वाई एग्जिबिट्स वेरिएबल कोवैलेंसी. तो ये गलत है. वाई जो है, ये तीनों ही सही है ऑब्वियसली, तो एक तो गलत हो गई. तो वाई ऑक्सीजन वेरिएबल कोवैलेंसी एग्जिस्ट शो नहीं करता है, 2 ही बॉन्ड बनाता है जनरली. विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विल बी मोस्ट रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शंस. SN1 रिएक्शन का मतलब है कि कार्बोकटायन एक स्टेबल बनना चाहिए, हिंड्रेंस रहनी चाहिए, तो SN1 के थ्रू जाएगा. और SN2 में अगर हिंड्रेंस नहीं है, जैसे देखें तो कार्बोकटायन अगर यहाँ से Br डिपार्ट करता है तो ये बन रहा है ऐसा डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. साथ ही अगर थर्ड वाले स्ट्रक्चर को देखें, अगर Br यहाँ से डिपार्ट करता है तो ये बन रहा है ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो कि 3 डिग्री पॉजिटिव चार्ज है. अलाइलिक भी है, 3 डिग्री भी है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा. ये अलाइलिक है बट 2 डिग्री है. वहीं अगर हम इसको देखें तो ये अलाइलिक और 1 डिग्री आएगा 1, तो सबसे ज़्यादा. अब इसमें हिंड्रेंस भी है, तो SN2 अटैक तो 3 डिग्री पे नहीं होगा. तो थर्ड बेस्ट है SN1 के लिए, क्योंकि कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल बन रहा है. तो SN1 के लिए थर्ड बेस्ट है. और ये 1 डिग्री पे SN2 ज़्यादा फास्ट होता है, अलाइलिक पोजीशन उसको फेवर भी कर रहा है, तो 1 हो जाएगा. तो 3 and 1.
इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। MgO AlF3 MgF2 लैटिस एनर्जी बतानी है, तो लैटिस एनर्जी जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे चार्ज अगर हम देखें तो Mg2 प्लस और 2 माइनस, तो चार्ज ज़्यादा डोमिनेट करता है जनरली। तो +4 मतलब 4 आ रहा है, अगर हम एब्सोल्यूट वाली देखें 2 इंटू 2 4 आ रहा है। Al में +3 का चार्ज है, -1 है तो 3 आ रहा है, और इसमें +2 -1 है तो 2 इंटू 1 1 आ रहा है। तो लैटिस एनर्जी सही ऑर्डर में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब सोडियम जो होगा उसमें कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ ज़्यादा करना चाहेगा, गेन कम करना चाहेगा। मैग्नीशियम में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम में 3s2 है, 3s2 ऑर्बिटल फील्ड है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो हाइयर ऑर्बिटल में जाएगा, तो फिर वो गड़बड़ है, तो ये सही दिया हुआ है। मतलब SF6 PF5 SiF4 में लुईस एसिडिक कैरेक्टर अगर देखना है हमें, SF6 में क्या होता है, SF6 एक्चुअली फ्लोरीन से इतना सराउंड हो गया है कि इतने ज़्यादा फ्लोरीन एटम्स हैं इसकी विसिनिटी में कि अब जगह मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, और इस क्राउडिंग की वजह से कोई भी ग्रुप इस पर अटैक नहीं कर सकता है, और अगर अटैक नहीं कर पाएगा या लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा तो फिर इसमें लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम होता है जनरली। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। KOBr के साथ हीटिंग कर रहे हैं, KOBr को आप ऐसा ही समझ सकते हो Br2 और OH माइनस के जैसा। तो Br2 और OH माइनस के साथ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है। तो A क्या बनेगा, A में A को अगर हम बनाएं तो ऐसे तो O माइनस भी बनने के चांसेस है, बट अभी हम इसको रहने देते हैं बेसिक मीडियम में, तो इसको भी O माइनस, लेकिन जो रिएक्शन गिवन है उसके बेसिस पे हम सिंपली काम कर रहे हैं। तो CO बॉन्ड बीच से निकल जाएगा और ये डायरेक्टली NH2 बना लेगा यहाँ पे, है ना। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन जो होती है, 1 कार्बन कम हो गया है। अब हम हीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये NH2 एसिड और बेस जगह जैसा बना है, तो एसिड और बेस अगर बना है तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा और ये क्या बन जाएगा फाइनली, C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये बन जाएगा NH3 प्लस। ठीक है, अब अगर हम इसका हीटिंग करते हैं तो हीटिंग करने से एक तरह से अमाइड के जैसा बन जाएगा, है ना। O माइनस ये NH2 इसको डोनेट कर सकता है यहाँ पर नाइट्रोजन को, जब हम हीटिंग करते हैं सिंपली। अगर आपको ध्यान हो, सबसे पहले O माइनस NH4 को, NH4 प्लस को जब हीटिंग करते हैं तो ये अमाइड बन जाता है, C डबल बॉन्ड और NH2। सिमिलर रिएक्शन है, ये नाइट्रोजन अब बीच से यहाँ पे अटैच हो सकता है, और ये नाइट्रोजन और NH है और CO ग्रुप के साथ अटैच हो गया है, तो ये CO ग्रुप इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी है। तो ये B बनता हुआ दिख रहा है हमें। 5 मेंबर्ड रिंग है, तो देखो एक मतलब इसके अंदर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है, तो ऑब्वियसली फेवरेबल है वो। इनफैक्ट दूसरी तरफ भी 5 मेंबर्ड रिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम देखें, E0 सेल नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब डेल्टा G0 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डेल्टा G0 पॉजिटिव होगा तो K की वैल्यू क्या आएगी, बहुत ही कम आएगी, K लेस देन 1 आए। तो यहाँ क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि लेस देन 1 तो एक ही केस में है, एक ही केस में है, तो वरना फिर सॉल्व करके बता सकते हो। E0 इक्वल टू RT/NF और ln K होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें RT/F की वैल्यू तो हमें ध्यान रखते हैं 0.06 के अप्रॉक्सीमेटली होता है, और n यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता हुआ दिख रहा है, Br माइनस से Br2 में 1 है, 2 Br में चेंज है तो 2 हो गया log K, है ना। ये वैल्यू से आ जाएगा, तो E0 की वैल्यू है 0.54 माइनस 0.54, ये कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, और ये 18 माइनस 18 आ रहा है इक्वल टू log K। तो K जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस 18 आ जाएगा यहाँ से। तो 10 टू द पावर माइनस 18 के पास तो यही है बस। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, परसेंटेज H2SO4, परसेंटेज H2SO4, ये रिएक्शन अगर हम करवाएंगे तो H प्लस सबसे पहले गेन करेगा, तो इससे क्या होती है, इससे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना है और मिथाइल शिफ्ट होने के चांसेस बढ़ गए। मिथाइल शिफ्ट होगा तो एक मिथाइल शिफ्ट हो गया और इधर पॉजिटिव आ गया, अब इस पर H2O या OH माइनस जो भी H2O अटैक करेगा, तो फिर ये और एक फिर हम हाइड्रोजन उसको रिमूव कर देते हैं तो ये OH बन जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1 2 3 2 3 डाईमिथाइल, 2 3 डाईमिथाइल और 2 ब्यूटेनॉल। यही अगर हम HgOAc के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये कौन सा रिएक्शन, दिस इज़ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन।
तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट अवॉइड होता है, और कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट अवॉइड होगा तो सिंपली OH जो होगा वो इस सेकंड पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, तो उसमें 3,3 डाइमिथाइल रहेगा। तो 3,3 डाइमिथाइल रहेगा उसमें। अब हम देख लेते हैं आंसर कौन सा है। अच्छा, बाकी दोनों ऑप्शंस नहीं दिए हैं, अच्छा दोनों छोटे ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। तो इसमें 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटानॉल बन रहा है और इसमें 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटानॉल बन रहा है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। द रिएक्शन सीक्वेंस दिस एक्स विल बी, अब ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन रहता है कि जनरली कई बुक्स में ऐसा लिखते हैं कि फिनाइल के साथ अगर ये डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड और ग्रुप कॉन्जुगेटेड है तो डबल बॉन्ड को LiLH4 रिड्यूस कर देता है। बहुत सारी बुक्स नहीं भी कराती हैं, तो थोड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन रहता है, बट ठीक है, यहाँ पे हम अगर फिनाइल डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड वो कर रहा है तो हम इसको रिड्यूस कर दे रहे हैं LiLH4 के साथ। नहीं तो जनरली अगर ये नहीं होता, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड ऐसा है मानो और ये ग्रुप ऐसा है, तो LiLH4 के साथ केवल, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो केवल ये CH2OH में कन्वर्ट होता है। तो थोड़ा कहीं कहीं पे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो चार्ज पे डिपेंड करेगी यहाँ पे, मतलब क्लोरीन कितना ज़्यादा चार्ज एब्स्ट्रैक्ट कर रहा होगा और सेंट्रल एटम पे कितना ज़्यादा चार्ज होगा। तो अगर हम चार्ज यहाँ पे देखें तो जैसे इसके अंदर 4 Cl है, इस पे भी 2 Cl है, बट Mg के ऊपर चार्ज +2 का आ जाएगा, और AlCl3 है तो +3 का चार्ज आ जाएगा। फिर SiCl, कार्बन में एक्चुअली अटैक करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कार्बन के पास कोई ऐसे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं रहते हैं। बाकी इनमें तो वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाएंगे, तो इनमें अटैक करना तो सबसे आसान है। तो +4 है +5 है, तो ये सही ऑर्डर दिख रहा है, ऑर्डर इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू चार्ज की, +2 +3 +4 +5, तो ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस यही सही होना चाहिए फिर। लेट अ फुली चार्ज्ड lead storage battery contains 1.5 liter of 5 molar H2SO4. What will be the concentration of H2SO4 in battery after 2.5 ampere current is drawn from the battery for 6 hours? ठीक है, अब हमें इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी लेड स्टोरेज बैटरी की। लेड स्टोरेज बैटरी की जो रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, कौन प्रोपोर्शनेशन बोल सकते हो, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, PB इसमें 0 पे है और इधर PB +4 पे है, तो वो सेंटर मतलब 2 पे आ जाएगा, तो PB और PbSO4 बना लेता है बेसिकली H2SO4 के साथ रिएक्शन करके, तो ये PbSO4 बन जाता है, इसके लिए H2SO4 रिक्वायर्ड है और H2O रिलीज हुआ। तो यहाँ से अगर हम बैलेंस करें तो ये 2 PbSO4 आ जाता है और ये 2 H2SO4 आ जाता है, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा ये। तो यहाँ से जब हम देखें तो एक PB में 0 से 2 PbSO4 है, तो दोनों के लिए एक रिड्यूस और एक ऑक्सीडाइज के लिए मान लो, तो एक PB में 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन के चेंज के लिए जो H2SO4 कंज्यूम हो रहा है वो भी 2 H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, मतलब पर इलेक्ट्रॉन एक H2SO4 कंज्यूम हो रहा है। अब हम देखते हैं कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन हमें दिए गए हैं या करंट विड्रॉ हुआ है। 2.5 एम्पियर फॉर 6 आवर, मतलब 2.5 एम्पियर फॉर 6 आवर का मतलब 6 × 3600 सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड 1 एम्पियर सेकेंड में 1 एम्पियर सेकेंड इज़ 1 कूलम, और साथ में 1 कूलम इज़ या 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज़ 96500 कूलम। ठीक है, तो हमें मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि हम मोल ऑफ H2SO4 पे जा सकें। तो कूलम कैंसिल हो गया, एम्पियर सेकेंड कैंसिल हो गया, ये यहाँ से वैल्यू आ रही है, देखो 0 भी कैंसिल कर देते हैं। 22.5 × 6 मतलब 6 × 30 और 6 × 2 = 12, 13 14 15, मतलब ये वैल्यू हो गई 15 × 36/965। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 15 × 15 × 90, 9 15 × 45 और 9 540/965, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.5 के आसपास आ रहा है, हाफ वैल्यू है लगभग। ठीक है, तो ये 0.5 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, तो 0.5 आ रहा है और वॉल्यूम तो सेम है, 1.5 लीटर है, तो उसको 1.5 लीटर ही मानते हैं।
तो इनिशियली 5 मोलर था, तो बाद में क्या हो जाएगा 5 माइनस 0.5 मोलर, तो मोलारिटी H2SO4 की आ जाएगी 5 माइनस, क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मोल है तो इसके ये मोल H2SO4 आया है, तो अगर आप चाहो तो या तो पहले मोल फाइंड कर लो और उसके बाद फिर फाइंड करें, जैसे मोल ऑफ H2SO4, एक्चुअली वही ज़्यादा बेटर वे होगा। मोल H2SO4 अगर हम देखें इनिशियल, तो ये 1.5 लीटर था और 5 मोलर था, मतलब 7.5 मोल था इनिशियली, और 0.5 मोल, जितने मोल इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे उतने ही मोल H2SO4 भी कंज्यूम हुए हैं। तो माइनस, अब लेफ़्ट कितना हो गया 7.5 माइनस 0.5, तो ये वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेटली 7। तो लेफ़्ट इतना है और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1.5, तो मोलारिटी आ जाएगी H2SO4 की, मोलारिटी जो है वो 7/1.5 आ जाएगी, तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ रही है A। तो होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। 11th क्वेश्चन में आते हैं, 3 स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स दैट हैव सेम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तीनों की KSP की वैल्यू सेम है, तो जैसे A2X अगर हम देखें तो ये अगर डिकम्पोज होगा तो 2A और 2A प्लस और X2 माइनस बनाएगा, तो यहाँ से अगर ये 2S बनता है तो ये S बनेगा, मतलब 4S क्यूब। अब देखो KSP मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, KSP इज़ इक्वल टू A प्लस की पार्ट 2 और X2 माइनस ये, तो A प्लस कितना 2S बना है इसका स्क्वायर, और X2 माइनस कितना है S है, तो ये आ जाएगा 4S क्यूब। ठीक है, सिमिलरली AX के लिए अगर हम देखेंगे तो ये 1 के लिए आ गया। सेकंड अगर हम देखें कि AX के लिए, तब KSP इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली S स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड में अगर हम देखें तो KSP इक्वल टू 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, तो 4 इंटू 27, 27 इंटू 4 कितना आ जाएगा 108, और S⁵। तो अब सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि S⁵ है, तो S की वैल्यू सबसे कम आ जाएगी इसमें, S इक्वल टू KSP अपॉन 108⁵ हाँ, KSP को आप कुछ मान के भले ही आगे सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि वैल्यू KSP की वैल्यू बहुत कम रहती है, तो जब हम 1/5 कर देंगे उसका तो वैल्यू बढ़ जाएगी बेसिकली। जैसे KSP मानो कि 10⁻50 है, 10⁻−50 है, और इसका अगर 1/5 कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻−10, तो वैल्यू बढ़ गई है। तो थर्ड में सबसे ज़्यादा सोल्यूबिलिटी आ जाएगी, थर्ड में सबसे ज़्यादा आ जाएगी, और इसके बाद S क्यूब आ रहा है तो इसमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो थर्ड के बाद 1 एंड देन 2। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ CO बॉन्ड ऑर्डर इन गिवन कंपाउंड्स, तो CO बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें तो CO के अंदर तो बॉन्ड ऑर्डर 3 रहता है, और FeCO5 है, MnCO5 है, तो इनमें बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप्स जो मेटल रहते हैं इनके पास जो d ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल और कार्बन के पाई स्टार, इनमें डोनेशन होता है ना, बैक बॉन्डिंग। तो इस बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्ड जिसको बोलते हैं, तो इसकी वजह से मेटल कार्बन के साथ कुछ अगर एसोसिएट हो रहा है तो इसका जो बॉन्ड है इधर, ये बॉन्ड ऑर्डर अब कम हो जाता है, और ये एसोसिएशन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है नेगेटिवली चार्ज Mn- के साथ। तो इसके साथ सबसे ज़्यादा बॉन्ड डोनेशन कर सकता है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसमें सबसे कम होगा, आयरन में इतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं रहेगा, तो S सबसे कम है, एक में ही दिख रहा है, और Q और R में तो लगभग बराबर है, Q में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बट फिर भी अगर आप CO का स्ट्रक्चर बनाओगे तो CO के स्ट्रक्चर में प्लस और माइनस चार्ज है इस पर, N2 के सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो लेकिन एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें न्यूट्रल है ये, तो ऑक्सीजन और 1 2 ऐसा, तो कुछ बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा अगर थोड़ा कंट्रीब्यूशन इसका है। ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्टेबल है, ए और बी में ए ज़्यादा स्टेबल होगा बी से, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, बट स्टिल बी का अगर थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन है तो कुछ बॉन्ड ऑर्डर को कम करेगा, एंड देयरफॉर क्यू जो है वो आर से थोड़ा कम है ना। आर में तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन Q में इस कंट्रीब्यूशन के कारण रिलेटिवली वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। और ऐसे तो एक ही ऑप्शन हमें S ही सब कुछ सही सही प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर दे रहा है। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल, ट्रू फॉल्स बताना है हमें। गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। और तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है एक्चुअली। इसके बाद अगर हम देखें, मैग्नीशियम इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोलाइसिस से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि Mg2+ है, तो ये फिर रिड्यूस नहीं होगा मैग्नीशियम में, H2O रिड्यूस हो जाएगा इसके साथ। तो सेकंड स्टेटमेंट तो फॉल्स है यहाँ पे। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब बी और डी ये तो ऐसे ही देख के बता सकते हैं। ए ट्रू ही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ पीबी इज़ पॉसिबल बाय कार्बन रिडक्शन, तो ये ट्रू है, देयरफॉर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रेड बॉक्साइड सरपेक्स प्रोसेस से होता है, नहीं भी ध्यान है तो थोड़ा आप गैस स्मार्टली कर सकते हो इस तरह से। इन द गिवन रिएक्शन दिस, हमें क्या कर, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस नहीं करना है, बट गिवन रिएजेंट इज़ LiLH4। तो LiLH4 के साथ अगर उसे बचाना है हमें, तो हमें एसिटल बनाना पड़ेगा इसको। एसिटल बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल से क्या होता है, ये जो भी कंपाउंड है ये एसिटल बन जाएगा, और एसिटल बनने के बाद फिर इस पर साइक्लिक ईथर है, तो रिएक्शन LiLH4 की नहीं होती है। और एसिटल बनने के लिए H+ मीडियम रिक्वायर्ड है, OH- मीडियम में एसिटल नहीं बनता है, देयरफॉर बी इज़ द करेक्ट आंसर। वॉल्यूम 0.1 मोलर K2CrO4 रिक्वायर्स टू ऑक्सीडाइज दिस। अब Fe2+ किस में ऑक्सीडाइज होगा? Fe2+ ऑक्सीडाइज होगा Fe3+ में, और ऑक्सीडाइज किससे हो रहा है? Cr2O7 2- से, जो कि खुद किस में कन्वर्ट होगा? Cr3+ में। तो इसको बैलेंस करें तो क्रोमियम पे यहाँ पे चार्ज इनिशियली +6 है और ये +3 में जा रहा है, तो क्रोमियम, 2 क्रोमियम है तो क्रोमियम बैलेंस कर लो, 2 क्रोमियम कर दिया, और पर क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाएगा। तो इसमें 6 और इसमें 6 कर दिया बस। तो आगे तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। मोल ऑफ Fe2+ अपॉन 6 इक्वल टू मोल ऑफ Cr2O7 2- आ जाएगा अपॉन 1, एंड देयरफॉर मोल ऑफ Fe2+ हमें 0.5 मोलर दिया हुआ है, 0.5 इंटू 35 ml, और 0.5 मोलर है अपॉन 6, दिस इज़ इक्वल टू 0.1 मोलर इंटू वॉल्यूम। तो बस इसको सॉल्व करें, 0.1 इसको हटा देते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली, ये अगर कैंसिल कर लो तो 35 के आसपास आ जाएगा, मतलब लेस देन 35 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है बस, 29.2 ml आ रहा है यहाँ से। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है वो जनरली कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। जैसे कार्बोनेट और हाइड्रोजन, तो ये तो गलत दिया हुआ है फिर, और इसको अगर हम देखें तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा। फ्लोराइड की भी इंक्रीज़ होती है, हाइड्रोक्साइड्स की भी इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप, तो ये सब थोड़ा आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा। इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस दिस, NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, दोनों ही इनोल बना सकता है। अच्छा, ये इनोल नहीं बना सकता है, तो CH3 क्या करेगा? CH3NO2 में जो हाइड्रोजन है तीनों, अगर हम CH3NO2 ड्रॉ करें, नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड O और O-, तो ये इनोलाइज हो सकता है, मतलब OH- इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये डबल बॉन्ड O, जैसे एल्डिहाइड के साथ होता है वैसे ही CH2NO-O- बन जाएगा ये, और डबल बॉन्ड बन गया। अब ये जब बैक अटैक करेगा तो, और इसकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि इस पर ये इनोलाइज ही हो सकता है, बस इस पर दोबारा एल्डोल जैसा रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो जब ये नेगेटिव आएगा तो फिर ये कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये O- बन जाएगा। तो हमें कैसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है? ये डबल बॉन्ड कर दिया हमने, और ये कार्बन O-, और इसके साथ ये कार्बन CH2 का के साथ, और एक नाइट्रोजन और NO2। तो और बाद में फिर आप चाहो तो इससे OH बना लो, और फिर C डबल बॉन्ड O, क्योंकि कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में होगा तो एक H2O रिमूव कर देंगे, तो H2O रिमूव कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो 17 में जो आंसर डबल बॉन्ड, तो लास्ट वाला ऑप्शन में ही आ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। K2CO3 और एयर हीट Y बन रहा है, Z पिंक बन रहा है। सबसे अच्छी बात, पिंक का कलर हमें ध्यान रहता है, KMnO4 है, KMnO4 है, तो 2 ही ऑप्शन है। अब इसमें X ब्लैक MnO2 हो सकता है, ब्लैक MnO2 हो सकता है, ठीक है।
वाई जो है, अब MnO2 है, हीट किया तो वाई बना। अब वाई यहाँ पे दिया हुआ है कि K2CrO4, क्रोमियम कहाँ से आ गया, क्रोमियम तो नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया। एक ही ऑप्शन करेक्ट है फिर K2MnO4 जो कि ग्रीन कलर का है, तो ये करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग कार्बन आयंस, अगर कार्बन आयन को आप नोटिस कर रहे हो तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। परसेंटेज S कैरेक्टर जो है, परसेंटेज S कैरेक्टर sp का सबसे ज़्यादा है देन sp2 देन sp3। अब परसेंटेज S कैरेक्टर से क्या होता है, जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोजर रहेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइयर है। तो अब हमें बताना है स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा sp की होगी, मतलब 3:1, तो 3:1 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा N2O4 Kp, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आपको जेनरिक क्वेश्चन है, जेनरिक दवाइयाँ, इसको हम 1 मान लेते हैं, ये 1 मोल मान लेते हैं, और ये 0 है, माइनस अल्फ़ा होगा तो +2 अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, तो ये मोल है। मोल फ्रैक्शन चाहिए, फिर उससे पार्शियल प्रेशर पे आएंगे, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, टोटल मोल 1 माइनस अल्फ़ा +2 अल्फ़ा, 1 प्लस अल्फ़ा हो गया, तो 1 प्लस अल्फ़ा से इसको डिवाइड करो। लेकिन हमें तो टोटल प्रेशर के साथ ही तो Kp पार्शियल प्रेशर चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें इसे टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और Kp के लिए NO2 का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, तो ये 4 अल्फ़ा स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और इनटू ये 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा टाइम्स P आ जाएगा। ठीक है, तो P यहाँ से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है बस, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो अल्फ़ा चाहिए हमें, तो यहाँ से एक काम और हम कुछ कर सकते हैं क्या, कि अल्फ़ा को मुझे लग रहा है नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वरना। अगर हम नेगलेक्ट करते हैं अल्फ़ा को तो ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे फिर तो। अल्फ़ा अगर लेस देन 1 कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा तो यहाँ से फिर Kp बाई Kp/4p आ जाएगा, फिर तो Kp/4p का होल स्क्वायर आ जाएगा। फोर अल्फ़ा स्क्वायर, अच्छा एक 1 प्लस अल्फ़ा, एक सेकेंड सॉरी कुछ यहाँ पे एक कैंसलेशन बेटर हो रहा है, हमने नोटिस नहीं किया। 1 माइनस अल्फ़ा है, 1 प्लस अल्फ़ा है, तो 1 प्लस अल्फ़ा एक कैंसिल हो रहा है, P और P कैंसिल हो रहा है, तो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ये 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बन गया। ठीक है 4 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और ये Kp है, तो Kp से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो Kp/4 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज़ कर लेते थे यहाँ से, Kp अपॉन ये 4 प्लस Kp, दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो डायरेक्टली आ गया अपने पास अल्फ़ा इज़ इक्वल टू Kp अपॉन 4 प्लस Kp टू द पावर 1/2, तो Kp अपॉन 4 प्लस Kp, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ से दिख रहा है। 21 में आता है द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज गिवन द रेडियस ऑफ नोडल सरफेस। अब इसमें इसने थोड़ा 2 माइनस ZR लिख दिया है, तो थोड़े यूनिट्स मिसमैच है, और मेंशन भी नहीं किया है कि यूनिट क्या है, बट एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो हम सॉल्व कर लें। तो साई की वैल्यू जहाँ पे 0 होगी, साई जहाँ पे 0 होगा वहीं पे साई स्क्वायर भी 0 होगा, तो वहाँ पे हम नोड बोल सकते हैं रेडियल, यही तो साई स्क्वायर 0 है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है, तो वही नोड होगा, इसका मतलब है। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को 0 करना है अगर हमें, तो कोई भी टर्म्स e की पावर -x कभी 0 नहीं हो सकता, 2 माइनस ZR 0 हो सकता है, तो यहाँ से ZR इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो R इक्वल टू 2/Z, Z की वैल्यू हीलियम है तो 2 है, देयरफॉर R इक्वल टू 1, तो ये 1 आ जाएगा।
At 273 Kelvin and 1 atm, a liter N2O4 decomposes to NO2. ठीक है, तो N2O4 से 2 NO2 बन रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो और डिकम्पोज होगा तो मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा. इसका ए गिवन है हमें इनिशियली. टू वॉट एक्सटेंट हैज़ द डिकम्पोजिशन प्रोसीडेड व्हेन द ओरिजिनल वॉल्यूम इज़ 25% लेस दैन दैट ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल्यूम. ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग वॉल्यूम से कम होगा, बट ये दिया है कि 25% कम है. फाइनली ये a माइनस एक्स है, ये 2x है. टोटल मोल्स के प्रोपोर्शनल में आ जाएगा. देखो पी वी इक्वल टू NRT है, टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है, तो मोल्स जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होंगे, या वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होगा. ए लीटर मानो, ए मोल मानो, कुछ भी, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा a प्लस एक्स. अब हमें ये गिवन है कि जो इनिशियल वॉल्यूम है a, to what extent has the decomposition proceeded when the original volume is 25% less than existing volume. तो ओरिजिनल वॉल्यूम इज़ 25% लेस, मतलब 25% लेस मतलब 75% ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल्यूम है. मतलब a अपॉन a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.75. 75% है, तो इससे आ जाएगा a, अगेन कॉम्पोनेंट डिविडेंडो यूज़ कर लेते, तो a अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0.75 अपॉन 1 माइनस 0.75. दिस इज इक्वल टू, ये 0.75 अपॉन 0.25 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 3. तो हमें क्या चाहिए, हमें बोला है एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन. तो एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा, चेंज अपॉन इनिशियल, है ना. अल्फ़ा जो है वो चेंज अपॉन इनिशियल है, चेंज a है, चेंज x का हो रहा है और इनिशियल a था, तो x बाई a चाहिए हमें. तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू x बाई a, दिस इज़ इक्वल टू 1/3, दिस इज़ इक्वल टू 0.33%. क्योंकि हमें बोला है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 33.33% इसका आंसर हो जाएगा. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ मिलियन एटम्स ऑफ आयोडीन इन गैसियस स्टेट टू आयोडीन आयंस इन गैसियस स्टेट. मतलब आयोडीन से आयोडीन आयंस बनाया जा रहा है और बोल रहा है कि 4.9 इंटू 10⁻⁻13 जूल रिलीज़ हुआ है फॉर 1 मिलियन, मतलब 10⁻6 एटम के लिए. मतलब पर 4.9 इंटू 10⁻13 जूल पर 10⁻6 एटम्स, इतना रिलीज़ हुआ है. और बोल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालो. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 जूल. बस हो गया काम. ये 6 19 13 हो गया, तो 13 के साथ कैंसिल हो जाएगा. 6 3 जा 48 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नियरेस्ट होल नंबर में देना है, 3 आ जाएगा आंसर. The Henry's law constant for the solubility of N2 gas in water is 1 into 10⁻⁻5 atm. तो solubility हमें पता है, हेनरीज लॉ मतलब कांस्टेंट पता, KH की वैल्यू पता है हमें. तो प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH टाइम मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन, ये सॉल्यूशन में है और ये गैस में है या एयर में है. ये जो सब अप्लाइड प्रेशर है वो है. द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज़ 0.8. ठीक है. इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 ऑफ एयर डिजॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर एंड 5 atm. तो 5 atm है, मतलब प्रेशर ऑफ N2 आ जाएगा. प्रेशर ऑफ N2 मोल फ्रैक्शन उसका 0.8 है और टोटल 5 atm है, तो 0.8 और इंटू 5. और KH गिवन है हमें, KH की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻5. यहाँ से अगर हम देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 4 इंटू ये 10⁻⁻5 atm. कुछ गड़बड़ वैल्यू दे दी है मुझे लग रहा है. मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो ये तो बहुत ही, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इतना ज़्यादा नहीं आ सकता है, कम आएगा एक्चुअली. 10⁻+5 atm रहना चाहिए था. तो 8.8 इंटू 5 4 हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जो है इसको प्लस ले लेते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻5 आएगा. ये कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक, थोड़ा केयरफुली देख लेना आप लोग. तो मोल्स ऑफ N2 अपॉन N टोटल, N टोटल मतलब मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O. H2O का मोल हमें गिवन है 10, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5.
तो ऑब्वियसली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इतना कम है कि N2 का कि हम इसको लगभग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। मोल ऑफ N2 को लेस देन मोल ऑफ H2O मान सकते हैं, लेस देन। तो इससे हम उसको नेग्लेक्ट कर दें तो मोल ऑफ N2 यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 10⁻⁵, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मोल ऑफ N2 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x जो होगा वो 4 आ जाएगा यहाँ से। आप चाहो तो कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा के और फिर चेक कर सकते हैं, वैल्यू ऐसे बहुत ही कम आएगी, तो क्लियरली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। क्लोरीन से अगर रिप्लेस कर दें, अब देखो कितने डिफरेंट पोजीशन है क्लोरीन को लगाने के। ये दोनों हाइड्रोजन तो एक ही है पोजीशन, ये पोजीशन दोनों सेम है, ये पोजीशन भी सेम है, इसको हम बी नाम दे रहे हैं। ये पोजीशन सेम है, सिमेट्रिकली ये भी सेम है, और ये डी है तो ये भी डी है। तो टोटल 4 ही पोजीशन तो बन रहे हैं, A B C D, इसी पे केवल लग सकता है। तो टोटल 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जनरेट हो सकते हैं। ओके, तो होपफुली आपको पिक्चर क्लियर होगा। कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उन पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना।